Hello students, so far we have understood the concept of biotechnology. क्या करते हैं हम किसी जीन ऑफ इंटरेस्ट को किसी एक ऑर्गेनिज्म से निकालकर वेक्टर के थ्रू हम दूसरे ऑर्गेनिज्म में इंट्रोड्यूस करा देते हैं होस्ट में। तो क्या होगा, वो खास प्रॉपर्टी इस होस्ट में भी विजिबल होने लगेगी। हमने क्राइजीन का एग्जांपल लिया था कि बैक्टीरिया से क्राइजीन को निकालकर प्लांट में इंट्रोड्यूस कर देंगे तो प्लांट भी इंसेक्ट्स के लिए रेजिस्टेंट बन जाएगा। ऐसे ही किया गया है एक वर्क बहुत यूनिक सा, फायरफ्लाई जो जुगनू होते हैं उनका जो ल्यूमिनेसेंस की खास प्रॉपर्टी है, उस ल्यूमिनेसेंस के लिए रिस्पॉन्सिबल जीन को निकालकर टोबैको प्लांट जो होस्ट है उसके लिए टोबैको प्लांट में इंट्रोड्यूस कर दिया। तो टोबैको प्लांट में ल्यूमिनेसेंस की प्रॉपर्टी आ गई। अगर उसको रोड साइड पे लगाएंगे तो स्ट्रीट लाइट्स की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ऐसे बहुत ही अजीबोगरीब और बहुत ही अच्छे से एक्सपेरिमेंट्स किए जा सकते हैं बायोटेक्नोलॉजी में। तो बायोटेक्नोलॉजी में इमेंस स्कोप है, जो चीज़ें नॉर्मल इंसान सोच भी नहीं सकता वो कॉम्बिनेशंस हम यहाँ पर बना सकते हैं। इसके अलावा और क्या कर सकते हैं हम, कोई जीन ऑफ इंटरेस्ट, कोई खास तरह की प्रोटीन, कोई मींस हार्मोन या एंजाइम को लार्ज स्केल कल्चर या प्रोडक्शन करा सकते हैं किसी दूसरी सेल के अंदर। हमने अपनी बॉडी के अंदर बनने वाले किसी एंजाइम या हार्मोन के लिए रिस्पॉन्सिबल जीन को निकाल के बैक्टीरियल डीएनए में इंट्रोड्यूस करा दिया तो बैक्टीरिया रैपिडली मल्टीप्लाई करता है, बार बार जल्दी जल्दी रेप्लिकेट करेगा तो लार्ज अमाउंट ऑफ वो जो जीन भी बार बार रेप्लिकेट होगा और एक्सप्रेस होगा तो लार्ज अमाउंट ऑफ वो प्रोटीन, एंजाइम, हार्मोन जो भी है वो हमको मिल जाएगा। जैसे कि इंसुलिन हो गया या ग्रोथ हार्मोन है या कोई दूसरा थायराइड के लिए हार्मोन है। तो इस तरीके से हम लार्ज स्केल प्रोडक्शन करा सकते हैं। तो बायोटेक्नोलॉजी एक बहुत ही ब्रॉड फील्ड है, बहुत कुछ है इसमें, एक तरह की क्रिएटिविटी है, क्राफ्ट वर्क है। तो आज हम ये क्राफ्ट वर्क में देखेंगे क्या क्या हमको टूल्स रिक्वायरमेंट है, क्या क्या चीज़ें चाहिए। वेक्टर पता है, हमको पता चल गया होस्ट। अब क्या कर रहे हैं हम, कुछ कट कर रहे हैं, कुछ पेस्ट कर रहे हैं, तो हमको कुछ खास तरीके के एंजाइम्स चाहिए कट करने के लिए, सिंथेसाइज करने के लिए या फिर पेस्ट करने के लिए। तो क्या क्या एंजाइम्स हैं मेनली, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, पॉलीमरेज एंजाइम और लाइगेज, ये 5 टूल्स हैं। आज हम फोकस करते हैं एंजाइम्स हमको क्या क्या चाहिए मेनली। एक तो है रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम, इसके बारे में हम बहुत डिटेल में बात करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये डीएनए को कट करता है। उससे पहले डीएनए को निकालने के लिए भी तो हमको बहुत सारे बैरियर्स क्रॉस करने हैं ना। हमको क्या क्या चाहिए, सेल वॉल काटनी पड़ेगी, सेल प्लाज्मा मेम्ब्रेन निकालनी पड़ेगी और साइटोप्लाज्मिक कंटेंट है, या फिर जो हमारा डीएनए है वो भी हिस्टोन प्रोटीन के साथ बाइंड है, हिस्टोन हटाना पड़ेगा, आरएनए हटानी पड़ेगी। तो सेल में से सब कुछ हटा के फाइनली हमको डीएनए रिमूव करेंगे तभी तो जीन कट करेंगे। तो लाइजेस कैटेगरी के एंजाइम्स हैं जो सेल के बाकी कॉम्पोनेंट को हटाएंगे, सब्स्टिट्यूट कर देंगे, रिमूव कर देंगे, तो उसके लिए लाइज एंजाइम है। फिर डीएनए जो आइसोलेट हुआ उसको डीएनए को हम रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम से कट करेंगे एंड देन जो कट डीएनए पोर्शन है उसको हम लाइगेज एंजाइम की हेल्प से चिपकाएंगे, पेस्ट करेंगे, इट्स काइंड ऑफ ग्लू। तो सबसे पहले शुरू करते हैं लाइज कैटेगरी के एंजाइम्स। हम बात कर चुके हैं सेल वॉल, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन किसकी बनी है, लिपिड और प्रोटीन। तो लिपिड के लिए लाइपेज, प्रोटीन के लिए प्रोटीएजेस, बहुत सिंपल है। सेल वॉल के लिए हम क्या यूज करेंगे, सेल वॉल सब में अलग अलग तरह की होती है। बैक्टीरिया में आप जानते हो बिल्कुल अलग तरह की सेल वॉल है। बैक्टीरियल सेल वॉल को कट करने के लिए हम यूज करेंगे एंजाइम लाइसोजाइम, बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छे से याद रखना, लाइसोजाइम। प्लांट सेल वॉल इज मेड ऑफ सेल्यूलोज, तो क्या होगा एंजाइम, सेल्यूलेज। एज लगाते हैं ना एंजाइम के नॉमेनक्लेचर में, आपने पढ़ा था, सेल्यूलेज। फंगस की सेल वॉल काइटिन की बनी है तो काइटिनेज, बहुत सिंपल है। लाइसोजाइम आप स्पेशली याद रखोगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है 1 मार्क में, हाउ विल यू आइसोलेट द डीएनए फ्रॉम अ बैक्टीरियल सेल। बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं क्या करना है यहाँ पर, कैसे आइसोलेट करोगे, सिंपल, यू विल इंट्रोड्यूस लाइसोजाइम, ठीक है। तो लाइसोजाइम बैक्टीरियल सेल के लिए सेल्यूलोज, सेल्यूलेज, काइटिनेज। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के लिए क्या क्या कर सकते हो, प्रोटीएज एंड लाइपेज। आरएनए के लिए क्या करोगे, राइबोन्यूक्लिएज। बहुत सिंपल एंजाइम्स हैं, इन सबको डालेंगे हम हम अपनी सेल के सारे कंपोनेंट्स को रिमूव कर देंगे और जो डीएनए मिलेगा जब हम चिल्ड इथेनॉल, एकदम ठंडा चिल्ड इथेनॉल डालेंगे
तो डीएनए इस सस्पेंशन में अलग से ऐसे थ्रेड्स के फॉर्म में दिखाई देगा। फाइन थ्रेड्स के फॉर्म में डीएनए मिलेगा, इसको स्पूलिंग की तरह आप निकाल लोगे। स्पूलिंग ये प्रोसेस होती है, कैसे इमेजिन कर लो, सूपी नूडल्स होता है ना, उसको आप ऐसे निकाल रहे हो, वैसे करके डीएनए स्पूलिंग की प्रोसेस से आप ऐसे करके निकालते हो। तो फिर ये डीएनए आप निकाल लोगे और अब हम इस डीएनए को कट करेंगे। सिंपल सी बात है, डीएनए यानी कि जेनेटिक मटेरियल, ये न्यूक्लियस के अंदर है, तो इसको कट करने के लिए एंजाइम की कैटेगरी है न्यूक्लिएजेस। न्यूक्लिएजेस ब्रॉडली कैटेगरी है, दो तरह के खास एंजाइम्स हैं, एक्सोन्यूक्लिएज एंड एंडोन्यूक्लिएज। नाम से बिल्कुल क्लियर है। एक्सो एक्सटर्नल साइड से, एग्जिट वाली साइड से, जब किनारे किनारे से काटता जाएगा, एक एक निकलता जाएगा, दैट इज एक्सोन्यूक्लिएज। अंदर से काटेगा तो एंडोन्यूक्लिएज, मीन्स वो एंजाइम जो डीएनए को समवेयर विद इन द डीएनए कट करेगा, वो है एंडोन्यूक्लिएज। क्लियर हुई बात? एक्सो एक्सटर्नल साइड से कट करेगा, एंडो अंदर से कट करेगा, तो ये हो गए एंजाइम्स। एक्चुअली अभी हम बात करेंगे रिस्ट्रिक्शन एक्सोन्यूक्लिएज और रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज बोलते हैं। तो क्या होते हैं रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स? 1963 में दो एंजाइम्स निकाले गए। बैक्टीरियल सेल में आप जानते हो बैक्टीरियोफेज आके अटैक करता है। क्या होता है बैक्टीरियोफेज? ये वायरस होता है जो बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करता है। तो जब बैक्टीरियोफेज आता है, इस बैक्टीरियल सेल पे अटैक करता है, अपनी टेल इसके ऊपर लगा देता है अच्छे से और अपना जेनेटिक मटेरियल इसके अंदर इंट्रोड्यूस कर देता है। बहुत परेशान करता है ये बैक्टीरिया को। तो बैक्टीरिया ने एक स्ट्रैटेजी निकाली, बैक्टीरिया के अंदर एक एंजाइम खास तरह का आ गया जिससे वो डीएनए को कट कर सके। एक्चुअली किसको कट करना है? इस वायरस के, इस बैक्टीरियोफेज के डीएनए को कट करना है। बड़े ध्यान से सुनना, ये कंसेप्ट बहुत कम लोग बताते हैं। तो बैक्टीरियोफेज के डीएनए को कट करने के लिए बैक्टीरिया के हाथ में वेपन आए, दो एंजाइम्स आए। एक एंजाइम है जो बैक्टीरिया के डीएनए को और सभी डीएनए को कट करेगा, जो उसकी खास लोकेशन मिलेगी वहां पर कट करेगा। फॉर एग्जाम्पल उसको सीएटी कैट, ठीक है, सीएटी कैट जहां जहां दिखाई देगी, बिल्ली, माऊ, सीएटी कैट जहां जहां उसको पूरे डीएनए में दिखेगी, वो सी और ए के बीच में जाके कट कर देगा। तो इस तरह से वो बैक्टीरियोफेज के डीएनए को कट कर देगा और भगा देगा उसको, ठीक। पर ये एंजाइम इतना समझदार तो नहीं है ना, ये एंजाइम खुद बैक्टीरिया सेल के अंदर के डीएनए को भी सीएटी आइडेंटिफाई कर लेगी और वहां भी सी और ए के बीच में कट लगा देगी। तो अपने खुद के डीएनए को ही ये एंजाइम कट कर डालेगा। फिर क्या होगा? इसके लिए एक दूसरा एंजाइम था, एक दूसरा फैक्टर था साथ में, जो अपने खुद के बैक्टीरिया के अपने डीएनए के ऊपर उस खास ग्रुप में मिथाइलेशन करता था। डीएनए, बैक्टीरिया के डीएनए में जहां भी सीएटी कैट उसको दिखेगा, सीएटी कैट मैंने एक फॉर एग्जांपल लिया है कि अगर ऐसा कोई रिकॉग्निशन सीक्वेंस उसको मिला, तो जहां भी सीएटी है दिख रहा है, वहां पर सी और ए के बीच में कट करना है, तो ये सी और ए को मिथाइलेट कर देगा, वहां पर मिथाइल ग्रुप ऐड कर लेगा। तो एंजाइम तो बड़ा होशियार है, वो तो सीएटी कैट आइडेंटिफाई करेगा, पर मिथाइलेटेड सी और मिथाइलेटेड ई को तो नहीं आइडेंटिफाई कर पाएगा। और इस तरीके से होस्ट का यानी बैक्टीरियल सेल का अपना खुद का डीएनए इस एंजाइम से कट होने से बच जाएगा। ये दो एंजाइम्स निकाले गए थे बैक्टीरियोफेज की ग्रोथ को रेस्ट्रिक्ट करने के लिए। जो एंजाइम था दैट वाज रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज। न्यूक्लियस को यानी डीएनए को अंदर विद इन कट करता था, तो एंडोन्यूक्लिएज है। और किसकी ग्रोथ रेस्ट्रिक्ट करने के लिए था? एक्चुअली वायरस यानी बैक्टीरियोफेज की ग्रोथ को, इसलिए इसको कहते हैं रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज। जो पहला वाला था वो मिथाइल ग्रुप ऐड करके खुद के डीएनए को, बैक्टीरिया के अपने डीएनए को बचाता था, ये बात है, ठीक। तो ई कोलाई ऐसे बहुत सारे अलग अलग बैक्टीरिया से अलग अलग एंजाइम्स निकाले गए हैं। ये समझ में आ गई बात कि पहला फैक्टर मिथाइल ग्रुप ऐड करता था और दूसरा जो फैक्टर था वो कट करता था, उसको हम कहते थे रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज। क्यों कहते हैं रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज, आपको समझ में आ गया होगा। अब ऐसे बहुत सारे एंजाइम्स निकाले जा चुके हैं, पता है कितने? 900 से भी ज़्यादा एंजाइम्स निकाले जा चुके हैं रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज, अलग अलग 230 से ज़्यादा अलग अलग बैक्टीरियल स्ट्रेन में से। बैक्टीरियल स्ट्रेन क्या होते हैं आप जानते हो? जब आपने फ्रेडरिक ग्रिफिथ का ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल पढ़ा था तो आपने देखा था कि आर स्ट्रेन और एस स्ट्रेन थे। तो जीनस स्पीशीज के बाद स्ट्रेन होता है।
तो पहला जो, ऐसे बहुत सारे एंजाइम्स निकाले जा चुके हैं, जो फर्स्ट रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज आइसोलेट किया गया था दैट वाज हिंद सेकेंड। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैंने स्टार मार्क किया है, याद रखना। हिंद सेकेंड वाज द फर्स्ट एंजाइम टू बी आइसोलेटेड। अब अजीब सा लग रहा होगा, सेकेंड नाम है पर फर्स्ट कैसे हुआ? एक्चुअली इट वाज नॉट द फर्स्ट टू बी डिस्कवर्ड। फर्स्ट तो हिंद फर्स्ट हुआ होगा डिस्कवर, पर ये फर्स्ट टाइम था जो आइसोलेट हुआ था, बैक्टीरियल सेल में से निकाला गया था, तो ये फर्स्ट एंजाइम है, आइसोलेट किया गया, हिंद सेकेंड। बहुत सारे एंजाइम्स हैं, हर एंजाइम की अपनी एक पर्टिकुलर रिकॉग्निशन सीक्वेंस है, कुछ 6 बेस पेयर्स जितना लंबा एक रिकॉग्निशन सीक्वेंस है, जो जैसे कि मैंने बात किया कट, CAT कैट, जहाँ पर भी मिला उसको, वहाँ पर उस पर्टिकुलर एंजाइम ने कट किया। ऐसे हर अपने अपने एंजाइम का एक पर्टिकुलर रिकॉग्निशन सीक्वेंस है, वो नाइट्रोजन बेसिस का सीक्वेंस दिखाई देगा तो वहाँ जाकर ये एंजाइम कट लगाएगा। बहुत सारे एंजाइम बहुत सारे बैक्टीरिया से निकाले गए हैं, हर एंजाइम का अपना अलग रिकॉग्निशन सीक्वेंस है। पहला कौन सा आइसोलेट हुआ था? हिंद सेकेंड। अब देखो बहुत इंपॉर्टेंट है एंजाइम्स को नॉमेनक्लेचर करने का ये जो तरीका है। रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम, ये एंजाइम है, प्रोटीन है, आपको पता है, इसको नाम देने का मेथड बड़ा सिंपल है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर क्या करते हैं, जैसे बायनोमियल नॉमेनक्लेचर था, आधा तो सिस्टम वही उठाएंगे। ई को आर फर्स्ट या हिंद फर्स्ट, हिंद सेकेंड, बैम H1, जो भी नाम है, टैक पॉलीमरेज, जो भी एंजाइम का नाम है उसका फर्स्ट अल्फाबेट जो कैपिटल लेटर में लिखा होगा वो जीनस नेम है। सिंपल बात है, ये जीनस नेम है। ई फॉर एस्चेरिचिया, एस्चेरिचिया कोलाई बैक्टीरिया है, तो ई इज द जीनस नेम एस्चेरिचिया। फिर स्पीशीज नेम के 2 अल्फाबेट्स को लेंगे स्मॉल लेटर्स में, CO स्पीशीज है कोलाई का। थर्ड नेम जब आएगा, स्ट्रेन का नेम है RY, एस्चेरिचिया कोलाई RY13, ये स्ट्रेन है RY13, तो उसका R लिया है। उसके बाद जो रोमन नंबर में कोई नंबर आएगा दैट इज द ऑर्डर इन विच इट इज आइसोलेटेड, ऑर्डर इन विच द एंजाइम वाज आइसोलेटेड फ्रॉम द बैक्टीरियल स्ट्रेन। क्या मतलब हुआ इसका कि सपोज ई कोलाई में से मैं भी निकाल रही हूँ एंजाइम, आपने निकाला, किसी और ने निकाला, तो हम तीनों ने निकाला। सबसे पहले मैंने निकाला, तो मैंने जो एंजाइम आइसोलेट किया है उसको मैंने नाम दे दिया ई को आर फर्स्ट। आपने सेकेंड नंबर पे निकाला तो ई को आर सेकेंड, किसी और ने थर्ड नंबर पे निकाला दैट इज ई को आर थर्ड। तो हिंद सेकेंड सबसे पहले आइसोलेट हुआ, इसलिए वो फर्स्ट आइसोलेटेड हो गया। तो ये नॉमेनक्लेचर की प्रोसेस है, बहुत ही ईजी और बहुत इंपॉर्टेंट। अब हम देखते हैं, हमने बात कर ली है कि जो भी हमारे रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम्स हैं उनको मॉलिक्यूलर सीजर्स भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि डीएनए जो मॉलिक्यूल है हमारा उसको ये कट कर रहे हैं, ये मॉलिक्यूलर सीजर्स हैं। रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस क्यों है? क्योंकि ये एंजाइम्स रिस्ट्रिक्ट कर रहे हैं बैक्टीरियोफेज की ग्रोथ को। इनका हर एंजाइम का अपना एक अलग स्पेसिफिक रिकॉग्निशन सीक्वेंस होता है। रिकॉग्निशन सीक्वेंस यूजुअली 6 नाइट्रोजन बेसिस का एक सीक्वेंस होता है, कम ज़्यादा हो सकता है। तो ये उस पर्टिकुलर रिकॉग्निशन सीक्वेंस को जाके आइडेंटिफाई करते हैं, वहाँ जाके बाइंड करते हैं और वहाँ पर उसको कट लगा देते हैं। जब ये कट करते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कहाँ कट करते हैं। आपको डीएनए का स्ट्रक्चर पता है, डीएनए के स्ट्रक्चर में बैकबोन होती है शुगर फॉस्फेट की और बीच में होते हैं नाइट्रोजन बेसिस, हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़े हैं नाइट्रोजन बेसिस। क्या है किनारे पे? शुगर फॉस्फेट की बैकबोन। तो ये जो एंजाइम है रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एक्चुअली कट करता है शुगर फॉस्फेट बैकबोन को। याद रखोगे, शुगर फॉस्फेट बैकबोन को। अब ये हर एंजाइम का अपना एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक रिकॉग्निशन सीक्वेंस है। फॉर एग्जांपल ई को आर फर्स्ट का है GAATTC। अभी हम बात करेंगे इसकी डिटेल में, GAATTC। उससे पहले देखो ये कहाँ कट करता है? पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस में कट करता है। क्या होते हैं पैलिंड्रोम्स? इंग्लिश में आपको पता होगा शायद। पैलिंड्रोम्स वो वर्ड्स होते हैं जिनको फॉरवर्ड या बैकवर्ड कैसे भी रीड करो हमेशा सेम रीडिंग आएगी। मीन्स MALAYALAM, मलयालम को इधर से रीड करो MALAYALAM, मैडम MADAM, वाव WOW। बहुत सारे वर्ड्स होते हैं
और आपको जो जो वर्ड्स आ रहे होंगे दिमाग में आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। तो ऐसे बहुत सारे वर्ड्स हैं जिनको हम फॉरवर्ड या बैकवर्ड रीड करें उनकी रीडिंग सेम आएगी, दे आर कॉल्ड पैलिंड्रोम्स। हमारा जो डीएनए है वो तो डबल स्ट्रैंडेड है, वहाँ पर तो ये चीज़ चल नहीं पाएगी। तो डीएनए के केस में पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस का क्या मतलब है कि पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस वो नाइट्रोजन बेसिस का सीक्वेंस है जिसको रीडिंग जिसकी सेम आएगी जब हम उसको रीडिंग ऑफ ओरिएंटेशन सेम रख के रीड करें। मीन्स अगर हम 5 to 3 रीड कर रहे हैं तो भी ये GAATTC आएगी, और इधर भी अगर हम 5 to 3 रीड करेंगे तब भी ये GAATTC आएगा। इज दैट क्लियर? पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस डीएनए में वो हैं जो सेम रीडिंग होगी जब हम रीडिंग ऑफ ओरिएंटेशन उनका सेम रखेंगे, हमेशा 5 to 3 या 3 to 5 ही दोनों स्ट्रैंड्स में रीड करो तो सेम आएगा। तो जब भी हमारे रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम आएंगे वो अपना आइडेंटिफाई कर लेगा रिकॉग्निशन सीक्वेंस। GAATTC को आर फर्स्ट ने आइडेंटिफाई किया, G और A के बीच में कट लगाया इसने, ये G और A के बीच में कट करेगा और ये स्टिकी एंड्स यहाँ पर क्रिएट हो जाएंगे। क्या होते हैं स्टिकी एंड्स? ये ओवरहैंग्स होते हैं। ये हाइड्रोजन बॉन्ड्स यहाँ पर क्या होते हैं? ये ओवरहैंगिंग स्ट्रेचेस हैं, इनमें हाइड्रोजन बॉन्ड्स हैं, ये देख रहे हैं आप, ओवरहैंगिंग स्ट्रेचेस हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड्स हैं, ये कॉम्प्लीमेंट्री हैं। जैसे ही इस तरह के दो ओवरहैंग्स पास आएंगे वो जल्दी से चिपक जाएंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कोई दूसरा एंजाइम है, उसकी साइट अलग है, क्या है? GGATCC, GG के बीच में कट करेगा ये एंजाइम और इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड्स जो हैं वो क्या बन जाएंगे यहाँ पर? ओवरहैंगिंग स्ट्रेचेस, जो कि स्टिकी एंड्स हो जाते हैं, बहुत ही स्टिकी होते हैं। सेम एंजाइम से हमने ट्रीट किया है प्लाज्मिड को भी और जो हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट है उसको भी। तो क्या हुआ? वो दोनों जो ओवरहैंगिंग स्ट्रेचेस थे पास में आ गए, लाइगेज डाला और वो दोनों चिपक गए। बहुत ही ब्यूटीफुली यहाँ पर इस चीज़ को दिखाया गया है। तो ये चीज़ समझ में आ गई। स्टिकी एंड्स होते हैं जो ओवरहैंगिंग स्ट्रेचेस होते हैं, एक होते हैं ब्लंट एंड्स ऐसे वाले। स्टिकी एंड्स ऐसे करके हो गए ना, ऐसे करके जुड़ जाएगा, ओवरहैंग्स हैं, और ब्लंट एंड्स ऐसे हैं जहां पर ऐसे कट लगा है। तो इस तरीके से हमने बहुत कुछ जान लिया रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस के बारे में। इसको हम रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस भी कहते हैं, मॉलिक्यूलर सीजर्स भी कहते हैं, इसका नेमिंग कैसे करते हैं। अब आपका बहुत इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन एग्जाम में 3 मार्क्स में आता है, स्टेप्स इन द फॉर्मेशन ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए बाय द एक्शन ऑफ रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम्स। ये स्टेप्स हैं, बहुत सिंपल है, जो पीछे हमने एक वीडियो देखा था वही है यहाँ पर। ई को आर फर्स्ट एंजाइम है, ये क्या है? वेक्टर डीएनए है, ये फॉरेन डीएनए है। फॉरेन डीएनए में भी GAATTC को जाके रिकॉग्नाइज किया यहाँ पर भी, और उसके G और A के बीच में कट कर दिया दोनों में। तो देखो जरा, G और A के बीच में कट किया तो इस तरीके से स्टिकी एंड्स दोनों जगह क्रिएट हो गए। लाइगेज की हेल्प से हमने इन दोनों को ज्वाइन कर दिया। बहुत सिंपल है ये। जब एग्जाम में क्वेश्चन आएगा स्टेप्स इन द रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी बाय द एक्शन ऑफ रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, तब आप ये वाला डायग्राम ड्रॉ करोगे। 3 मार्क में आप इतना कर दोगे, यू विल गेट फुल मार्क्स। एक दूसरा क्वेश्चन आता है 3 मार्क में कि डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। यहाँ पर देखो, यहाँ पर भी वैसा ही है, बस आपको क्या है? GAATTC अलग से नहीं दिखाना है। आपने वेक्टर डीएनए लिया जो कि प्लाज्मिड है। प्लाज्मिड क्या होता है? एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल, बैक्टीरिया के मेन क्रोमोसोम से एक्स्ट्रा है, सर्कुलर है, ऑटोनॉमसली रेप्लिकेटिंग डीएनए है। तो प्लाज्मिड ले लिया हमने, फॉरेन डीएनए ले लिया जो हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट है, हमने दोनों जगह सेम एंजाइम से कट किया तो सेम स्टिकी एंड्स मिलेंगे, सेम GAATTC को कट आइडेंटिफाई करके वहाँ पर कट लगाएगा, और फिर ये ब्लू कलर का हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट इस रेड में जाकर चिपक जाएगा। जब हम लाइगेज यहाँ पर यूज़ करेंगे ये ज्वाइन करा देगा। इज दैट क्लियर? यहाँ पर ब्लू वाला रीजन है, ये दोनों ऐड हो गए, क्या बना? रिकॉम्बिनेंट डीएनए। जब वेक्टर में हम फॉरेन जीन इंट्रोड्यूस करते हैं वो बनता है रिकॉम्बिनेंट डीएनए। जब इस रिकॉम्बिनेंट डीएनए को हमने होस्ट में इंट्रोड्यूस किया, अब ये बन गया ट्रांसफॉर्म्ड डीएनए। ये अभी हम पढ़ेंगे क्लोनिंग वेक्टर्स में नेक्स्ट वीडियो में, वहाँ पर ट्रांसफॉर्म्ड और नॉन ट्रांसफॉर्म्ड को कैसे हम सेपरेट करते हैं, सेलेक्टेबल मार्कर्स की हेल्प से करते हैं। तो अब ये होस्ट सेल बन गई ट्रांसफॉर्म्ड। कैसे? ट्रांसफॉर्मेंट कैसे बना है? जब हमने इसमें रिकॉम्बिनेंट डीएनए इंट्रोड्यूस कर दिया।
ये सेल रेप्लिकेट करेगी और लार्ज नंबर ऑफ कॉपीज बना देगी जिनमें सभी में रिकॉम्बिनेंट डीएनए होगा। दिस इज द डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए। ये चीज़ें अच्छे से क्लियर है अगर आपको, तो फिर आप आगे नेक्स्ट वीडियो में क्लोनिंग वेक्टर्स समझ पाओगे। थैंक यू।